Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture on the biopharmaceutics, and today we are going to start the bioavailability and physicochemical and dosage form factors which affect the drug bioavailability or absorption. These are the two important parameters, physicochemical parameters and dosage form factors, which it means that formulation factors. Now let us start. Uh, This chapter actually discuss the physicochemical properties of the drug, and the second is the dosage form factors, the formulation factors, because all these factors influences the bioavailability of the drug. That is why we need to understand that what are the physicochemical properties of the drugs, how they influence the bioavailability, and what are the different dosage form or formulation factors and how they affect the bioavailability of drug. फॉर ए ड्रग टू बी एब्जॉर्ब, एक ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? नीड टू बी इन सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिजॉल्व होना चाहिए, सॉलिबलाइज होना चाहिए, सोल्यूशन में आना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दूसरी चीज़ ये कि उसको जो जीआई मेम्ब्रेन है या जो भी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना चाहिए. इन केस ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, जो ओरली दी में जाती हैं, उसमें ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? गैस्ट्रो एपिथेलियल सेल्स, गैस्ट्रो एपिथेलियम, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है. The physicochemical properties of a drug that will influence its passage into solution and transfers across membrane include. अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की फिजिकोकेमिकल जो कि ड्रग के पैसेज इनटू सोल्यूशन यानी सॉल्युबलाइज होने में और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में इन्फ्लुएंस करती हैं? एक तो फैक्टर है उसमें डिसोल्यूशन रेट, कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है और कितनी तेज़ी से वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी डिसोल्यूशन रेट. दूसरा है पीकेए यानी उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि कितनी फॉर्म में वो आयोनाइज फॉर्म में रहती है उस पर्टिकुलर पीएच पे और कितना जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहती है. लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी, क्योंकि उसको मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है इसलिए उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए. केमिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पे ड्रग डिग्रेड ना हो उस पर्टिकुलर पीएच में, जैसे बाज़ ड्रग एसिड सेंसिटिव होती हैं, एंजाइम सेंसिटिव होती हैं. एंड द कॉम्प्लेक्सेशन पोटेंशियल, और उस ड्रग की किसी चीज़ से कोई कॉम्प्लेक्सेशन ना हो, किसी एंजाइम से, किसी और केमिकल सब्सटेंस से, और किसी कैटाइन से, डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट कैटाइन से किसी के साथ कॉम्प्लेक्स ना बना ले, क्योंकि उस सूरत में भी फिर वो ये हो सकता है कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाए या फिर ट्रांसफ़र अक्रॉस मेम्ब्रेन वो भी पुअर हो जाए, तो यानी उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाए. So now let us start the physicochemical factors influencing the bioavailability. First is the drug dissolution and drug solubility. Solid drug need to dissolve before they can be absorbed. Okay fine, चाहे टैबलेट हो, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल है, पाउडर्स हैं, ये तमाम ड्रग्स ऐसी हैं कि इनको पहले डिज़ोल्व होना ज़रूरी है गैस्ट्रिक फ्लूइड में और इंटेस्टिनल फ्लूइड में, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होंगी. द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग कैन बी डिस्क्राइब बाय नॉइस विटनी इक्वेशन, और ये दो साइंटिस्ट हैं नॉइस एंड विटनी, इन्होंने अपनी इक्वेशन के ज़रिए ड्रग के डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है. द इक्वेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1897 एंड इट डिस्क्राइब द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट थ्रू बाउंड्री लेयर सराउंडिंग ए डिजॉल्विंग स्फेरिकल पार्टिकल. बाउंड्री लेयर क्या है? यानी ये बाउंड्री लेयर वो है जो कि कांटेक्ट में आती है किसी भी पार्टिकल के, तो यानी वो सॉल्वेंट की लेयर जो सॉल्यूट पार्टिकल के एक बाउंड्री पे कांटेक्ट में आएगी, अगर ये कांटेक्ट में इंटीमेटली आ जाएगी और डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी उसको जो है वेट कर देगी पार्टिकल को, तो फिर ये डिज़ोल्व हो जाएगी. अगर ये उसको इस तरह से बाउंड्री लेयर जो होगी वो उसको क्रॉस उसको जो है वेट नहीं कर सकेगी, तो फिर ये डिफ्यूजन नहीं हो सकेगा. एक्चुअली इसमें इसका मतलब ये डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी सपोज़ कर लें कि एक ग्लास लें, उसमें आप शुगर लें यानी चीनी लें, उसको डिज़ोल्व कर दें, तो जो शुगर के पार्टिकल हैं वो अगर डिफ्यूज़ हो जाते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस वाटर में, तो हम उसको डिफ्यूजन कहेंगे. और अगर वो नहीं होते तो फिर वो उसका डिफ्यूजन नहीं हो रहा और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा. सो व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज डिफ्यूजन कंट्रोल, यानी वो डिफ्यूजन कंट्रोल है, एंड इन्वॉल्व्स नो केमिकल रिएक्शन, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो देन दिस इक्वेट्स द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, और ये दरअसल किस चीज़ के बराबर है? डिसोल्यूशन रेट के इक्वल है. This is the equation 20.1 and this describes dissolution rate. dm by dt is the dissolution rate of the drug. D is the diffusion coefficient of the drug. A is the effective surface area of drug particle in contact with the fluid.
जितना और CS इज द saturation solubility of the drug and C is the concentration of a drug in the gastrointestinal fluid and H is the thickness layer in which the drug will dissolve. तो अब अगर हम इसको dm/dt को देखें, डिसोल्यूशन रेट को देखें, तो ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट के डायरेक्ट प्रपोर्शन है। पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना स्मॉल होगा तो उससे भी यानी सरफेस एरिया जो है लार्ज होगा, यानी पार्टिकल साइज स्मॉल होगा, सरफेस एरिया लार्ज होगा, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा पार्टिकल का तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा। और इनका डिफरेंस सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी और अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ द ड्रग, इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा। और मैम थिकनेस ऑफ लेयर जो है उससे जो है फिर ये इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है कि जितनी ज़्यादा थिक लेयर होगी उसमें डिसोल्यूशन कम हो जाएगा क्योंकि वो विस्कस लेयर होगी, और जितनी थिन लेयर होगी डाइल्यूटेड होगी वो फिर उसमें तेज़ी से डिसोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जनाब, द इक्वेशन सर्व्स टू इलस्ट्रेट हाउ वेरियस फिजिको-केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। और तो ये जो है हमें ये बता रही है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट, सरफेस एरिया, सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी, ड्रग कंसंट्रेशन इन गट और मेम्ब्रेन थिकनेस, जो डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस है वो किस तरीके से ड्रग के डिसोल्यूशन पर यानी dm/dt पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। These are summarized in table 20.1 and are discussed in more detail in next section, and figure 20.1 illustrate the dissolution of spherical drug particle in the GI fluid। और ये फिगर 20.1 हमें एक इलस्ट्रेशन बता रही है कि कैसे एक स्फेरिकल पार्टिकल का डिसोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिको-केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग डिसोल्यूशन इन GI फ्लूइड। तो ये फिजिको-केमिकल फैक्टर्स हैं, ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग की बात करें, अगर ड्रग जो होगी बड़े साइज़ की होगी, उसका पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और उस वजह से जो है वो उसका सरफेस एरिया कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा यानी छोटे छोटे पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कांटेक्ट में आएगा सॉल्वेंट से तो उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी और पार्टिकल साइज़ छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी यानी डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से डिफ्यूजन लेयर की बात करें अगर, तो उसमें हाइड्रोफिलिसिटी होनी चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक ना हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो इजीली डिसॉल्व हो सके, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो, सॉल्ट इस तरह का हो उसका बनाया हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका वो ये कि वो आयोनाइज हो ताकि वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो सके। कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर हम किसी जैसे सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो फिर सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाएगी, क्योंकि जितना सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता होगा सॉल्यूट को वो उसको डिसॉल्व कर लेगा, बाकी जो होगा वो सॉल्यूट बच जाएगा तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होगी। तो सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग जितनी कम हो उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। इसी तरीके से डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग यानी मॉलिक्यूलर साइज़ और पार्टिकल साइज़ जो जितना छोटा होगा वो उतनी आसानी से डिसॉल्व होगा। बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये इसका ताल्लुक फिजियोलॉजिकल फैक्टर से जिसमें मोटिलिटी पैटर्न और फ्लो रेट है कि मोटिलिटी पैटर्न जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सिक्रीशन होगी GI ट्रैक्ट में, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पर आ रहा होगा और उतनी ज़्यादा सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। इसके अलावा सर्फेक्टेंट्स हो गए, गैस्ट्रिक जूस हो गए, बाइल हो गए, pH, बफर कैपेसिटी, फूड कंपोनेंट्स, दे ऑल इन्फ्लुएंसेस द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। pH एंड मोटिलिटी पैटर्न्स, pH में डेफिनेटली अगर ड्रग जो अल्कलाइन होगी और एसिडिक pH है तो वो अल्कलाइन ड्रग एसिडिक pH के साथ रिएक्ट करके आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग की एजिटेशन ज़्यादा होगी, एजिटेशन तो होगी तो मिक्स ज़्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में परमिएबिलिटी हो गई, ट्रांजिट हो गया, कितनी देर तक ड्रग वहाँ रुकी है, GI फ्लूइड कंपोजिशन कैसी है, जैसे स्टमक में जो है वो एसिडिक फ्लूइड होगा और इंटेस्टाइन में अल्कलाइन फ्लूइड होगा, उसका वॉल्यूम कितना है, कोई को एडमिनिस्टर फ्लूइड लाइक जूस या मिल्क तो नहीं लिया साथ, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन क्या कर रही है, ज़्यादा है कम है, दे ऑल इन्फ्लुएंसेस द सॉल्युबिलिटी। विस्कोसिटी भी पे भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो GI फ्लूइड्स हैं वो उनकी विस्कोसिटी कैसी है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी और बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी।
दिस इज़ द डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन कि ड्रग पार्टिकल कैसे डिजॉल्व होगा. दिस इज़ ड्रग पार्टिकल. दीज आर डिफरेंट डिफ्यूजन लेयर्स ऑफ द वाटर जिसमें ये ड्रग डिजॉल्व हो गई है इसके सराउंडिंग में. फिर ये वाटर जो होगा इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को लेके क्रॉस कर जाएगा और इस तरीके से ड्रग जो होगी वो सॉलिबलाइज होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी. यानी हर पार्टिकल को उसके सराउंडिंग में इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी उसके पार्टिकल के दरमियान में वाटर आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि उसने वेटेबिलिटी बढ़ा दी और उस तरह से ड्रग की डिसोल्यूशन बढ़ गई. सो द एनवायरनमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल can affect the parameters of Nash-Whitney equation and hence the dissolution rate of the drug. तो Nash-Whitney equation के जो पैरामीटर हैं उसको GI एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है जिसकी वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन भी चेंज हो जाता है. फॉर इंस्टेंस द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट D of the drug in the gastrointestinal fluid may be decreased by the presence of substance that increases the viscosity of fluid. अगर जो है कोई ऐसा फूड लिया है, ऐसे सब्सटेंस लिए हैं जिससे GI फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है तो उससे ड्रग का डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ये बात हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो GI फ्लूइड होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसमें मज़ीद ड्रग डिज़ोल्व नहीं हो सकेगी. सो द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द GI ट्रैक्ट मे कॉज डिक्रीज इन ड्रग डिसोल्यूशन. क्यों? अगर फूड होगा तो उससे ड्रग का डिसोल्यूशन कम होगा क्योंकि वो जो वहाँ पे GI फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा जो होगा वो विस्कस हो जाएगा जिसकी वजह से ड्रग मॉलिक्यूल विल गो अवे फ्रॉम द डिफ्यूजन लेयर ऑफ द वाटर एंड अनडिजॉल्व ड्रग पार्टिकल विल बी ओवर देयर जिसके वजह से जो है ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो फूड की वजह से वो ड्रग जो कि फूड की वजह से जिनकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाती है तो उनकी रिकमेंडेशन ही यही होती है कि उनको एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए. इसके अलावा सर्फेक्टेंट्स इन द गैस्ट्रिक जूस और बाइल सॉल्ट भी सर्फेक्टेंट्स है. दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द वेटेबिलिटी ऑफ ड्रग क्योंकि ये जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अलावा बाइल सॉल्ट जो होते हैं और सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं और ये माइसिलाइजेशन करते हैं प्रोडक्ट की. तो उससे ये होता है कि फिर अगर ये इसके ड्रग पार्टिकल से के सराउंडिंग में बाइल सॉल्ट उसने कवर कर लिया तो फिर उसकी वेटेबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी GI फ्लूइड में और फिर उसकी वाटर में वहाँ पे GI ट्रैक्ट में डिसोल्यूशन पुअर हो जाएगी. लेकिन इसके बरक्स अगर यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स की वजह से इमल्जन बन जाए यानी ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल तो फिर उसमें ये होगा कि ड्रग का पार्टिकल जो कि लिपिड सॉल्युबल होगा वो लिपिड में होगा, जो वाटर सॉल्युबल होगा वो वाटर सॉल्युबल में होगा उस माइसील के अंदर और फिर उसमें ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी जो है वो GI फ्लूइड में हो जाएगी और इमल्शन भी बन जाएगा. फिर ये कि जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे. थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर की बात करें यानी H ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय डिग्री ऑफ एजिटेशन. जितनी मोटिलिटी GI की ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन लेयर उतनी थिन हो जाएगी और उससे जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी यानी डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा. लेकिन अगर एजिटेशन कम होगी यानी स्टिरिंग कम होगी GI ट्रैक्ट में तो फिर वो डिफ्यूजन लेयर थिक होगी और उसमें आसानी से ड्रग डिसॉल्व नहीं होगी यानी ड्रग का डिसोल्यूशन रेट स्लो हो जाएगा. Therefore, increase in the gastric or intestinal motility. तो जितनी ज़्यादा गैस्ट्रिक या इंटेस्टिनल मोटिलिटी होगी दैट विल इंक्रीजेज द डिसोल्यूशन रेट क्योंकि उसमें एजिटेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर जो होगी उसको डिक्रीज़ कर रहे होंगे जैसा कि हमने पिछले बुलेट पॉइंट पे पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन लो वैल्यू ऑफ C विल फेवर द रैपिड डिसोल्यूशन यानी इनका जो डिफरेंस होगा CS ज़्यादा हो और C कम हो तो उतना ही ज़्यादा रैपिड डिसोल्यूशन होगा यानी इनका डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. इन केस ऑफ ड्रग whose absorption at dissolution rate limited, the value of C is normally kept very low यानी इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाता है ताकि ड्रग की कंसनट्रेशन ये जो हो वो बहुत लो रहे, इसके मुकाबले में सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहे. अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो ड्रग जो सॉल्युबलाइज हो गई वो एब्जॉर्ब हो गई. अब जो नया फ्लूइड आया उसमें ड्रग सॉल्युबल नहीं है तो उस वजह से ये वाली जो इसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी हमेशा कम रहेगी तो ये हमेशा इसमें डिज़ोल्व होकर तेज़ी से जाती रहेगी क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाएगी फिर नया फ्लूइड वहाँ पे सिक्रीट हो जाएगा GI ट्रैक्ट में, उसमें ड्रग और डिज़ोल्व हो जाएगी. तो इस तरह से ये सिंक कंडीशन यहाँ पे भी मेंटेन रहेगी और हमेशा CS हमेशा ज़्यादा होगी और C कम होगी. तो हम इसी वजह से आगे की इक्वेशन में C को नेग्लिजिबल कंसिडर करके इक्वेशन से हटा भी सकते हैं. सो
Dissolution occur under sink condition, that is under condition such that the value of CS minus C is approximate to CS, यानी CS हमेशा ज़्यादा होगा, C कम होगा, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा। तो सेचुरेशन जैसी जैसी वो डिज़ोल्व होती जाएगी, एब्जॉर्ब होती जाएगी, तो ये हमेशा जो होगी वो कम रहेगी, ये ज़्यादा रहेगी, और ये कम से कम रहेगी, तो फिर ये इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको हरा दिया। सो दस द डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द GI ट्रैक अंडर सिंक कंडीशन, यानी जब ये ज़्यादा है और CS ज़्यादा है, C कम है, द नॉइस विटनी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज dm/dt, यानी डिसोल्यूशन रेट इज इक्वल टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, saturation solubility of drug and inverse proportion to diffusion layer thickness, जो कि बिल्कुल रेप्लिका है, हम ये देख सकते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। नाउ ड्रग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन रेट, कौन कौन से ड्रग फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ड्रग के डिसोल्यूशन पर असरअंदाज हो सकते हैं? उसमें पार्टिकल साइज है ड्रग का, वेटेबिलिटी है जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसके अलावा फॉर्म ऑफ द ड्रग कि वो फ्री फॉर्म में है ड्रग या उसकी सॉल्ट फॉर्म है। देयरफॉर फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी डिस्कस अंडर दिस हेडिंग। एक तो ये कि वो ये ड्रग का पार्टिकल साइज कैसा है, यानी सरफेस एरिया कितना है, ये दोनों इनवर्स रिलेशन है, बिगर द पार्टिकल साइज लेस सरफेस एरिया, स्मॉलर द पार्टिकल साइज मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इन द डिफ्यूजन लेयर CS and the salt form of the drug. First is the surface area and particle size. According to Noyes-Whitney equation, increase in the total surface area of the drug, यानी जो ड्रग का जो पार्टिकल साइज है अगर वो छोटा हो जाएगा और उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो वो GI फ्लूइड से कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, तो जिसकी वजह से उसका इंक्रीज इन डिसोल्यूशन रेट, यानी उसका डिसोल्यूशन रेट फास्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन है सरफेस एरिया से, मीन्स इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ड्रग, इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट। लेकिन प्रोवाइडेड दैट द ड्रग पार्टिकल इज इंटीमेटली वेटेड बाय द GI फ्लूइड एंड सरफेस एरिया एग्जिबिट बाय द ड्रग विल बी इन्वर्सली रिलेटेड टू पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। इस पे तो खैर हम ऑलरेडी सेकंड पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। पहली बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका डिसोल्यूशन रेट भी बढ़े, तो ये भी ज़रूरी है कि उस ड्रग की वेटेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी वो आसानी से ड्रग जो है वो वाटर को एकोमोडेट और एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर और वेट हो सके और उसमें डिफ्यूज़ हो सके। और जनरली तो यही होता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हम बढ़ाते चले, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो पार्टिकल साइज़ उतना ही रिड्यूस होता चला जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। पार्टिकल साइज रिडक्शन इज़ दस लाइकली टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। सो पार्टिकल साइज रिड्यूस हुआ, इफेक्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ पार्टिकल का, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ, एब्जॉर्प्शन बढ़ी और बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ गई, ख़ास तौर से उन ड्रग की जिनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड है। वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल साइज इफेक्ट ऑन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उस पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड की जिसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर थी। वो ड्रग कौन सी है? ग्राइसोफिल्विन, जो कि एंटी फंगल ड्रग है। इसमें क्या किया? रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। ग्राइसोफिल्विन के पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज टू 2.7 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज, यानी 10 माइक्रोमीटर से उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करके 2.7 माइक्रोमीटर पर कन्वर्ट किया गया। तो उससे क्या हुआ कि ग्राइसोफिल्विन की जो बायोअवेलेबिलिटी हैज़ बिकम डबल द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन, यानी उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी थी वो डबल जो है वो हो गई। तो इस तरीके से ये बेनिफिट हुआ, यानी अगर पहले 50 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रही थी तो अब वो 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रही है। तो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने का ये फ़ायदा हुआ है। पार्टिकल साइज रिडक्शन को माइक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। सो मैनी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, स्लोली डिजॉल्विंग ड्रग्स रूटीनली प्रेजेंट एंड इन माइक्रोनाइज फॉर्म टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। तो लिहाजा बहुत सारी इस तरह की पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं जिनकी इस तरह से माइक्रोनाइजेशन की जाती है, यानी पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, तो उससे उनका डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स where a reduction in particle size has been shown to increase the rate and extent of oral absorption are shown in table 20.2। टेबल 22.2 पे जो हम अभी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग हैं जिनका पार्टिकल साइज जब रिड्यूस किया गया तो उससे उनकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। सच इंक्रीज इन बायोअवेलेबिलिटी कैन रिजल्ट इन इंक्रीजेज
इन इंसिडेंसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन इसमें कुछ ये भी प्रॉब्लम हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ने से उन ड्रग की जब एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो उनमें से कुछ ड्रग के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, जैसे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन को क्रॉस करने लगी, जिसकी वजह से उन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए। लिहाजा हमें पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते वक्त उसको इतना कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो इतना ना हो जाए पार्टिकल साइज़ ऐसा कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन को अचीव करने लगे, जिससे ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाए। For some drugs, particularly those that are hydrophobic, hydrophobic means कि जो कि लिपोफिलिक है, micronization and other dry particle size reduction technique can result in aggregation of the material। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि वो ड्रग जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, इनकी जब माइक्रोनाइजेशन की जाती है, पार्टिकल साइज रिड्यूस किए जाते हैं, तो इनके पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी एडियर हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। फिर उनके अंदर वाटर नहीं आएगा, यानी वेटेबिलिटी नहीं होगी। एक तो वैसे ही हाइड्रोफोबिक हैं तो वाटर लविंग नहीं है, तो ऊपर से एग्रीगेट भी कर जाएं, आपस में चिपक जाएं, तो इन पार्टिकल्स के दरमियान जो होगा वाटर मूव नहीं कर सकेगा, और फिर वो जो हमारा मकसद था इसको पार्टिकल साइज़ यानी माइक्रोनाइजेशन करके इसकी वेटेबिलिटी बढ़ाना यानी डिसोल्यूशन बढ़ाना, वो अचीव नहीं हो सकेगा। सो दिस विल कॉज ए कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन इफेक्टिव सरफेस एरिया। जब पार्टिकल दोबारा एग्रीगेट हो जाएंगे तो फिर इफेक्टिव सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो होगा वो गैस्ट्रिक फ्लूइड उनके दरमियान नहीं जा सकेगा, और जब नहीं जा सकेगा तो उसकी रिडक्शन देयर बाय डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आता है, यानी हम माइक्रोनाइजेशन करते हैं तो वो एग्रीगेट बना लेते हैं, उसमें एस्प्रिन है, फेनेसिटेन है और फिनोबार्बिटोल है, जो कि एग्रीगेट बना लेते हैं जब हम उनके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो है इश्यूज़ हैं इसमें। अच्छा, दिस इज़ द टेबल लाइक डिजॉक्सिन, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, डेनाजोल, टॉलबुटामाइड, एस्प्रिन, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनका ये इसका थेरेप्यूटिक क्लासेस हैं। ये जो है इनका हमने जब माइक्रोनाइजेशन की तो फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी इनकी ड्रग की इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा वन अप्रोच दैट में ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो पार्टिकल की एग्रीगेशन हो रही है इसको ओवरकम कैसे करें, कि माइक्रोनाइज करें और मिल करें ड्रग पार्टिकल को, यानी पार्टिकल साइज रिडक्शन करें विद ए वेटिंग एजेंट और हाइड्रोफिलिक कैरियर। यानी हम जब उन पार्टिकल साइज रिड्यूस करें तो उसमें कोई वेटिंग एजेंट या हाइड्रोफिलिक कैरियर ऐड कर दें, उसके साथ उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस करें, तो उससे ही होगा कि उन पार्टिकल्स के ऊपर वो वेटिंग एजेंट जो होगा वो उसकी कोट चढ़ जाएगी, उससे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी यानी वाटर पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा टू ओवरकम एग्रीगेशन, यानी ये एक और है, एक तो यही है वेट मिलिंग, दूसरा क्या है ओवर एग्रीगेशन को कम करने के लिए पार्टिकल साइजेज इन द नैनोमीटर साइज रेंज विथ वेट मिलिंग, वेट मिलिंग भी साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजर, जो इस वेट सब्सटेंस को उसके ऊपर कोटेड रहने दें यानी स्टेबलाइज रहने दें, इससे भी ये फिर एग्रीगेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर द रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डेनाजोल हैज़ बीन इंक्रीज बाय 400%। तो डेनाजोल जो कि एक स्टेरॉयडल ड्रग है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 400 टाइम्स यानी 400% बढ़ गई। कब? जब ये पार्टिकल्स कन्वर्ट किए गए नैनोमीटर में रादर देन माइक्रोमीटर इन साइज। इसके अलावा देयर आर नाउ सेवरल स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी कंपनीज दैट कैन प्रोड्यूस सॉलिड डोजेज फॉर्म विद ड्रग स्टेबलाइज इन नैनोमीटर साइज। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग कंपनीज है जिन्होंने इस तरह की ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए हैं जिसमें ड्रग को स्टेबलाइज किया है नैनो पार्टिकल में, और उससे उसकी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी ग्रेटर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर कमर्शियल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो सप्रेसेंट सेरोलेमस, एंटी इमिटेंट एप्रीपाइटेंट एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट फिनोफिब्रेट। इसके अलावा मैगेस ES जो कि एक ब्रांड प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये जो R यानी रजिस्टर्ड ये इसका ब्रांड नेम है, इज़ ओरली एडमिनिस्टर्ड नैनो सस्पेंशन। तो सस्पेंशन फॉर्म में भी बनाया गया किसको? मैजेस्टिरॉल एसीटेट जो कि एक हार्मोन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिटाइट लॉस। तो ये यूज़ किया जाता है एपिटाइट लॉस में, सीवियर मेल न्यूट्रिशन में, सिग्निफिकेंट वेट लॉस में, किन पेशेंट में? एड्स पेशेंट में। यानी एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनका एपिटाइट लॉस हो रहा है,
मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, उनको ये ड्रग दी जाती है नैनो सस्पेंशन में, और नैनो सस्पेंशन में बनाने से इनकी बायो अवेलेबिलिटी अचीव होती है, ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी अचीव होती है और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आता है। इस वजह से ये जो है वो सब्सटेंस तैयार किया गया है। अब अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें तो उन्होंने कहा कि ये वेटिंग एजेंट के साथ मिलिंग की जाए। वो वेटिंग एजेंट होगा कौन सा? फॉर एग्जाम्पल दैट वेटिंग एजेंट इज पॉलीसॉर्बेट 80. Polysorbate 80 is a fine suspension of phenacetin. In a fine suspension of phenacetin greatly increases the rate and extent of absorption. और वो जो उनकी जो एग्रीगेशन हो रही थी फेनेसिटेन के पार्टिकल्स की, जब हम उनको माइक्रोनाइज कर रहे थे तो पॉलीसॉर्बेट 80 डालने से वो माइक्रोनाइज होने के बाद वो जो पार्टिकल्स एग्रीगेट कर रहे थे वो अब एग्रीगेट नहीं हो रहे, क्योंकि पॉलीसॉर्बेट 80 जो है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक कैरियर है, वेटिंग एजेंट है। ये वाटर की पेनिट्रेशन फेनेसिटिन में बढ़ा दे रहा है, जिससे उसका डिसोल्यूशन भी बढ़ रहा है, वेटिंग भी बढ़ रही है और उससे जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है। जैसे हम आगे बात कर रहे हैं कि पॉलीसॉर्बेट हेल्प क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग द वेटिंग एंड सॉल्वेंट पेनिट्रेशन, यानी वाटर पेनिट्रेशन इन बिटवीन द पार्टिकल, और उसी वजह से उन पार्टिकल्स की एग्रीगेशन मिनिमाइज हो रही है इन द सस्पेंशन और सरफेस एरिया बढ़ रहा है। जब पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं, एग्रीगेट नहीं कर रहे, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है और फिर उसके नतीजे में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पेनिसिलिन जी की बात करें, एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, दे आर अनस्टेबल इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव है, इनकी केमिकल डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में भी नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि एरिथ्रोमाइसिन की एंटीरिकोटेड टैबलेट बनाई जाती है ताकि ये स्टमक में डिजॉल्व ना हो और डिग्रेड ना हो, और पेनिसिलिन जी ओरली दिया ही नहीं जाता। पार्टिकल साइज रिडक्शन नॉट ओनली सर्व टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट, तो एक तो ये बात तय हो गई कि पार्टिकल साइज रिडक्शन करने से डिसोल्यूशन रेट तो इंक्रीज होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली इंक्रीज केमिकल डिग्रेडेशन, और ये भी हो सकता है कि उसकी केमिकल डिग्रेडेशन हो जाए। देयरफॉर रिड्यूस अमाउंट ऑफ इंटैक्ट टैग अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर ड्रग जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी तो फिर जो इंटैक्ट ड्रग होगी सही मानों में जो यानी जिस थेरेप्यूटिक इफेक्ट देना होगा वो बहुत कम एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं आएगा, यानी केमिकली डिग्रेडेड ड्रग जो होगी फिर वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी। तो वेन एवर वी आर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग वी नीड टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से वो ड्रग डिकम्पोज जीआई फ्लूइड में ना हो। Now next is the solubility in the diffusion layer. The dissolution rate of the drug under sink condition according to Nash-Whitney equation is directly proportional to its intrinsic solubility in the diffusion layer surrounding each dissolving particle or the CS. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि dm/dt जो है वो CS से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये सिंक कंडीशन जितनी मेंटेन होगी उतना ही जो है वो ड्रग की डिसोल्यूशन हाई होगी, और उसमें ड्रग की इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ड्रग की क्या होती है? वो ये होती है कि जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, किसी की मॉडरेट होती है, किसी की हाई होती है। तो इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी वो होती है, यानी वो खुद से वो केमिकल कैसे हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। लाजिम बात है वो पार्टिकल्स जो कि दूर दूर रहते हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी वेटिंग ज़्यादा है, उनकी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और वो उनका डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा, और वो CS जो कंसनट्रेशन होगी वो जल्दी अचीव करेंगे और जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और फिर ये डिफ्यूजन लेयर जैसी एब्जॉर्ब होगी पीछे डिजॉल्व फिर और फ्लूइड सिक्रीट होगा GI ट्रैक्ट में, फिर उसमें और ड्रग एब्जॉर्ब होगी, और उस तरह से डिसोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा और ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती रहेगी। द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन। ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पहली चीज़ इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल विद इन द क्रिस्टल लैटिस, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, जो सॉल्यूट के जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर और सॉल्वेंट है उनके दरमियान जो इंटरैक्शन है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंटरैक्शन किस तरह से है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन with the solution in which the dissolving and entropy changes associated with fusion and dissolution, और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का आपस में जो इंटरैक्शन है वो किस तरह का है, और वो इस इंटरैक्शन कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए फेवरेबल है और एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है कि जिसमें आसानी से जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में डिफ्यूज़ कर जाते हैं,
यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में पानी भरें, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें यानी शुगर डाल दें, और उसके बाद उसको स्टिर करके डिज़ोल्व कर लें। डिज़ोल्व करने के बाद हमें चीनी के पार्टिकल उसमें अब नज़र नहीं आएंगे। दरअसल वो चीनी के पार्टिकल उसमें हैं, लेकिन वो हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि उनका सॉल्वेंट के साथ फ्यूजन हो गया है, ठीक है। और उसको हम डिसोल्यूशन यानी सॉल्युबलाइजेशन भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा इस फ्यूजन और डिसोल्यूशन के नतीजे में एंट्रोपी चेंजेस होती हैं, यानी उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी वो एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिसको हम जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा होता है कि अगर हम कोई केमिकल किसी वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसके बाद अगर उस गिलास को हाथ लगाएं कंटेनर को, तो वो हॉट हो रहा होता है, क्योंकि वो उसमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, उसमें वो एंट्रोपी चेंजेस हुई है। In the case of drugs that are weak electrolytes, drugs क्या हैं? Weak electrolytes हैं, and their aqueous solubility is dependent on the pH. अब वो weak electrolytes हैं तो ड्रग का जो है weak acids होंगे या weak bases होंगी। और इसी तरीके से एनवायरनमेंट की बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, तो स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक है और स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट अल्कालाइन है। तो उसी की बेस पे इन ड्रग को क्या होगा। इन केस ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म containing a weak electrolyte drug, यानी weak electrolyte drug है, the dissolution rate of drug will be influenced by its solubility। तो अब उसका डिल्यूशन होगा वो उसकी सॉलिबिलिटी भी डिपेंड करेगा, यानी उसकी इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी यानी वेटेबिलिटी कैसी है, एंड ऑफ कोर्स ऑन द पीएच इन द डिफ्यूजन लेयर, और उसके सराउंडिंग में पीएच कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। वो किस तरीके से? द पीएच इन द डिफ्यूजन लेयर, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोक्लाइमेट पीएच, for a weak electrolyte will be affected by pKa and solubility of dissolving drug and the pKa and solubility of buffer in bulk gastrointestinal fluid। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि pH जो होगा वो वहाँ पर एसिड, यानी सपोज दैट स्टमक की बात कर लें, स्टमक में pH एसिडिक है, ड्रग आई वहाँ पे। अब ड्रग अगर एसिडिक होगी तो ड्रग वहाँ पे आयोनाइज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि pH भी एसिडिक है और ड्रग भी एसिडिक है, तो वो उनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यानी ड्रग नॉन आयोनाइज फॉर्म में रहेगी। नॉन आयोनाइज फॉर्म में रहेगी तो इस वक्त इसका डिसोल्यूशन पुअर होगा, यानी pKa की वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ जो होगी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगी, pKa की वैल्यू। तो ये इशू इसमें यहाँ पर डेवलप हो सकता है कि pKa की वैल्यू कम हो, सेम pH की वजह से, कि ड्रग भी एसिडिक, pH भी एसिडिक। लेकिन अगर ड्रग अल्कलाइन होगी और वो एसिड में आती है, तो एसिड अल्कली का यानी बेसिक ड्रग और वहाँ के एसिडिक एनवायरनमेंट का आपस में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ड्रग जो होगी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी, यानी ड्रग वीक, क्योंकि वीक बेस है उसका, उसकी सॉल्ट यानी उसके जो है वो आयोनाइज फॉर्म होगी, और यानी सॉल्ट बनेगा, आयोनाइज फॉर्म होगी और वाटर बनेगा। तो ये जो आयोनाइजेशन होगी इससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि द एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल, जो कि क्या है, ए वीक बेस है, बेसिक ड्रग है, इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू गैस्ट्रिक पीएच। अब ये वीक बेस है, गैस्ट्रिक यानी स्टमक के पीएच में जब ये जाएगी तो वहाँ पर ये क्योंकि बेसिक ड्रग है तो वहाँ पे एसिडिक पीएच में इसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा और ये कीटोकोनाजोल आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो काम करेगा और ये आयोनाइज हो जाएगी। जब ये आयोनाइज हो जाएगी तो इसका डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पेशेंट ने H2 ब्लॉकर ली हुई है लाइक साइमेटिडिनी, कीटोकोनाजोल लेने से 2 घंटा पहले इसने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट साइमेटिडीन ली, जिससे क्या होता है, एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है, यानी HCl रिडक्शन रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से वहाँ का पीएच जो स्टमक का था अब एसिडिक नहीं रहा। जब वो एसिडिक नहीं रहेगा तो कीटोकोनाजोल को एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, जब उसको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, जब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा तो कीटोकोनाजोल आयोनाइज नहीं होगी, आयोनाइज नहीं होगी तो उसकी जो होगी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी यानी डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो उसकी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग डाईपाइरिडिमोल pre-treatment with H2 blocker famotidine reduces the peak plasma concentration by a factor of up to 10। और इसी तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग ये भी बेसिक ड्रग है,
ये भी अगर H2 ब्लॉकर इससे पहले लिया गया फेमोटिडीन, तो इसकी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी अप टू 10 टाइम्स अगर जो है इससे पहले जो है वो H2 ब्लॉकर ली गई है। यानी ये दोनों ड्रग दरअसल बेसिक ड्रग है, कीटोकोनाजोल और डाइपैरीमेडोल, ये दोनों जो है वो बेसिक ड्रग है। इनको एसिडिक पीएच चाहिए, एसिड के साथ रिएक्ट करके आयोनाइज होंगी तो ये इनका डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो इनकी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और इससे इनकी बायोअवेलेबिलिटी भी बेहतर होगी और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी अचीव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्रग जो होंगी वो वर्क करेंगी। इसके बाद सॉल्ट फॉर्म है, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।